एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BA-FUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। ये तो श्योरिटी हो चुकी है कि आपको जो पेपर है वो सितंबर के एंड में ही देखा जा सकता है। पहले उसमें ऐड होंगी वैकेंसीज़ जो कि बोली गई हैं, अराउंड 400 से 500 वैकेंसीज़ उसमें ऐड होने वाली हैं। सो सितंबर के एंड में ही आपका पेपर होने के चांसेस हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम पेपर कब होगा। दूसरा, अपनी तैयारी, अगर आपको टाइम मिल रहा है सो इट्स गुड कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, अपनी थ्योरी करिए जितनी से ज़्यादा अच्छी हो सके, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फिर थोड़े टाइम बाद ही देखी जाएंगी। दूसरी बात है कि अगर आप कोई थ्योरी कर रहे हैं तो ट्राई करें कि अपना बेसिक जो है वो क्लियर करें, ताकि अगर आपको और भी कोई पेपर देना है जैसे BA-FUHS क्लियर करने के बाद नॉर सेट, तो आपका वो बेसिक क्लियर हो। ठीक है, सो मैं ऑलवेज़ कहती हूँ कि जब भी MCQ करो उसके साथ ही उसका टॉपिक भी क्लियर कर लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप मेरे नए चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 3 बजे इस चैनल पे वीडियो आती है रिलेटेड टू BA-FUHS स्टाफ नर्स एग्ज़ाम, और इस पे एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। प्रीवियस वीडियोस भी आप जाके मेरी देख सकते हैं, ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया है। और अगर किसी को BA-FUHS की तैयारी अच्छे से करनी है तो वो मेरे से बाय कर सकता है MCQs के PDF, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs के PDF मिलेंगे। साथ में उन MCQs में आपको आंसर प्लस रैशनल भी दिया जाएगा, जिसमें हर रैशनल में हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है आपको। गोल्डन की पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक में से आपको गोल्डन की पॉइंट बना रखा है जो कि BA-FUHS में रिपीट होता है। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जो कि BA-FUHS के इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको इसमें प्रोवाइड करूँगी, और साथ ही में आपको एक और चीज़ मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो उस चीज़ के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ओनली इन 249 रुपीज़ में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगी। 249 में आपको ये सब कुछ मिलेगा, PDFs, आंसर विद रैशनल, ऐसे ही MCQs, गोल्डन की पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट, प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की, और एक और चीज़ आपको मिलने वाली है जो कि आप मेरे से टेलीग्राम पे आके बाय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ओनली इन 249 रुपीज़। तो बाय करने के लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक आप ले सकते हैं, और मैं अपना टेलीग्राम का लिंक पिन भी कर दूंगी। विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर अ चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो अगर चाइल्ड एक आ रहा है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट से सर्जरी के बाद, तो सबसे पहले नर्स क्या असेस करेगी? IV फ्लूइड असेसाइड, the child level of pain, the surgical site dressing, the functioning of the non-gastric tube। सबसे पहले देखो, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आ रहा है आफ्टर द सर्जरी, तो सबसे पहले नर्स को असेस करनी होती है उसकी सर्जिकल साइट की ड्रेसिंग। क्यों? ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, एनी लीकेज, यानी एबनॉर्मल फ्लूइड जो दिख रहा हो, कोई ब्लीडिंग दिख रही हो जो कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो। ठीक है, थोड़ी ब्लीडिंग तो आफ्टर द ऑपरेशन हमें देखने को मिलती है, बट नॉट दैट मच, इसलिए हमें सर्जिकल साइट ड्रेसिंग चेक करनी होती है कि वहाँ पे प्रॉपरली इन्फेक्शन होने के ना चांसेस हो, जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर हो। ठीक है, दूसरा, IV फ्लूइड हम साइट असेस नहीं करते, बिकॉज IV फ्लूइड चलता चलता पेशेंट आता है, लेवल ऑफ पेन अभी उसके बाद सर्जरी के बाद नहीं होता, आफ्टर द एनेस्थीसिया इफेक्ट उसको देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी कॉमन थिंग। सो उसको असेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिजिशियन ने ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखी होती है एनाल्जेसिक। फंक्शनिंग ऑफ द नेजोगैस्ट्रो ट्यूब इज़ नॉट अ फर्स्ट असेसमेंट, उसके बाद की असेसमेंट हो सकती है, और इसमें लिखा नहीं है कि पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डली हुई है। इस ऑप्शन को हम नहीं लेके चलेंगे। सबसे पहले नर्स असेस करेगी द सर्जिकल साइट ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हु हैड अ कास्ट अप्लाइड टू हिज आर्म अर्लियर हिज मॉर्निंग, टेल द नर्स दैट हिज फिंगर्स आर नम्ब, द नर्स शुड। तो एक चाइल्ड है जिसके आर्म पे कास्ट लगा हुआ है, मॉर्निंग में वो नर्स को कह रहा है कि जो उसकी फिंगर्स हैं वो नम्ब हो रही हैं। तो नर्स क्या करेगी? नोटिफाई द फिजिशियन हु अप्लाइड द कास्ट, कट द कास्ट, लूजन इट, असेस द सर्कुलेशन टू द फिंगर, एश्योर दैट द आर्म इज पोजिशनड करेक्टली। सबसे पहले जो नर्स है वो क्या करेगी? देखेगी कि सर्कुलेशन हो रही है फिंगर्स पे। नहीं, आप देखोगे जब भी आपको कोई नमनेस का केस आता है आपके पास, वैसे भी आपका कोई रिलेटिव घर का बंदा बोले नमनेस के लिए, तो आप उसकी सर्कुलेशन चेक करते हो। आप बोलते हो कि मूवमेंट करो अपने हाथ की, थोड़ी उसे चलाओ ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो, बिकॉज एक ही पोजीशन पे काफ़ी टाइम के लिए रह के जो है
हैंड्स में नमनेस होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। सो सबसे पहले आप उसकी सर्कुलेशन चेक करोगे फिंगर्स की, कैसे उसका कलर देखोगे कोई एबनॉर्मल कलर तुम्हें दिख रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम तक नमनेस रह रही है, ठीक है। सो सबसे पहले जो होता है नर्स को असेस करना होता है सर्कुलेशन प्रॉपर हो रही है, बिकॉज नमनेस अक्कर जब सर्कुलेशन बंद होती है, ठीक है। सो इसीलिए हम उसको सर्कुलेशन कराते हैं। मोस्टली जो नमनेस ऑफ द फिंगर्स होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्वाइकल, बहुत टाइम तक जो बच्चे कुछ हैंडल करके रखते हैं अपने फिंगर्स के साथ, एक ही पोजीशन पे रखते हैं, उनको देखने को मिलता है। सो वैसे भी जर्नली भी आप अपनी अगर नमनेस हो तो सर्कुलेशन कीजिए, उस हैंड का मूवमेंट कीजिए, ट्राई करिए कि उसकी एक्सरसाइज करिए हैंड की, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्लाइंट इज एडमिटेड विद द लोअर बैक पेन, द नर्स फर्दर असेस द क्लाइंट फॉर। सो एक क्लाइंट एडमिट हुआ है लोअर बैक पेन से, तो नर्स उसे फर्स्ट असेस किस लिए करेगी। देखो आज के क्वेश्चन है असेसमेंट पे, तो ध्यान से क्वेश्चन करिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं BFHS में। सो किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस, हर्निएटेड डिस्क, मसल स्ट्रेन या फिर स्पॉन्डिलोलिसिस। सो आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है स्पॉन्डिलोलिसिस हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी आपकी मम्मी पापा किसी ना किसी को थोड़े टाइम बाद लोअर बैक पेन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मसल स्ट्रेन। सिटिंग पोजीशन जो है वो सही नहीं होती, जो पेशेंट होते हैं उनकी, ठीक है, बहुत लंबे समय तक बैंड रहते हैं, वो ठीक तरह से बॉडी मूवमेंट नहीं करते। जो हमने पढ़े थे अपने क्लासेस में, अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में, बॉडी मैकेनिक्स का प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, जिस वजह से लोअर बैक पेन जो है पेशेंट एडमिटेड होता है तो ये देखने को मिलता है। सो नर्स उसे देखेगी कि कहीं मसल स्ट्रेन तो नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद द अस्थमा हैज़ बीन, सो इसको थोड़ा ठीक कर लेना, आई थिंक ये थोड़ा हो चुका, यहाँ से है, यहाँ पे लिखा हुआ है बीन प्रिस्क्राइब्ड बीटामेथाजोन, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करना। via meter dose inhaler to determine if the client has been rinsing the mouth after each use of the inhaler. The nurse should inspect the client mouth for. So देखो एक क्लाइंट है अस्थमा का, उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आपने देखा होगा बीटामेथाजोन दिया जाता है। ये क्या है, एक स्टीरॉयड है, ठीक है, इसको इन्हेलर की तरह दिया जाता है, ठीक है, मुंह में रख के। आपने देखा होगा अगर कोई अस्थमा वाला पेशेंट आपने हॉस्पिटल में देखा है या फिर आपके आसपास कहीं रहता है, तो क्लाइंट का जो माउथ है उसको वॉश कराते हैं ईच टाइम आफ्टर वो इन्हेलर यूज़ कर लेता है। क्यों यूज़ करता है और नर्स इस क्लाइंट में क्या असेस करेगी, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ओरल कैंडिडियास, अल्सरेशन, डेंटल कैरीज। तो देखो क्या होता है कि जो ये पेशेंट होते हैं जो स्टीरॉयड्स ले रहे होते हैं अस्थमा वाले, इनमें क्या होता है, जो स्टीरॉयड होता है वो क्या करता है, ओवर ग्रोथ करता है फंगस की। इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रिवेंशन करनी पड़ती है, अपना माउथ वॉश करके रखना पड़ता है। याद रखना ये एक स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड्स क्या करते हैं, ओवर ग्रोथ ऑफ फंगस करते हैं। सो इसीलिए उसको बोला जाता है कि जब भी तुम इन्हेलर लो तो अपने माउथ को प्रॉपरली वॉश करो, रिंस करो, ताकि वहाँ पे ओरल कैंडिडियासिस मतलब फंगस की ग्रोथ ना हो। सो इस चीज़ के लिए नर्स जो है उसके क्लाइंट के माउथ को असेस करेगी कि कहीं उसको ओरल कैंडिडियासिस फंगस ग्रोथ तो नहीं हो रही। सो दैट्स वाई याद रखना इसको स्टीरॉयड बोलते हैं। स्टीरॉयड्स क्या करते हैं, कॉज करते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ फंगस। दैट्स वाई इसको बोला जाता है कि ईच टाइम आफ्टर द यूज़ तुम्हें अपना माउथ जो है वो रिंस करना है। Next है the nurse find a client lying on the floor next to the bed. After returning the client to the bed, assessing for injury and notifying the physician, the nurse fills out an incident report. Which of the following is the nurse to next action? So देखो ऐसे ही questions के MCQs आपको उन PDFs में मिलेंगे जिसमें मैं आपको आंसर विद रैशनल भी दे रही हूँ, गोल्डन की पॉइंटर्स भी दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दे रही हूँ जो कि सेल्फ मेड है। BFUHS के फेवरेट टॉपिक्स है, उसमें से एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं हर एक टॉपिक में से। एंड आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रही हूँ जिसमें आपको आंसर की भी मिलेगा, प्लस एक और चीज़ मिलेगी आपको। ये सब बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ओनली 249 रुपीज़ में आपको ये सब मिलेगा। टेलीग्राम पे आके आप मेरे से बाय कर सकते हैं, वहाँ से उसको फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या फिर कहीं भी फॉरवर्ड करके आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको फॉरवर्ड हमेशा कहती हूँ इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको टेलीग्राम का होता है कि मैम वहीं रहेंगे हम, नहीं, आप उसको कहीं भी फॉरवर्ड कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कर लीजिए, मेल कर लीजिए। दूसरा मैं फ़ोटो स्टेट का सबसे ज़्यादा आपको बोलती हूँ, दैट्स वाई, क्योंकि फ़ोटो स्टेट क्या है आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी। कभी कभी फ़ोन चेंज करते हैं, हमारे पास नोट्स हट जाते हैं, सो फोटो स्टेट आपके पास लाइफ लॉन्ग रहती है। सो ओनली 249 में आप ये सब बाय कर सकते हैं। सो बाय करने के लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और अपना टेलीग्राम का लिंक भी जो पिन कर दूंगी। सो क्वेश्चन देखती है कि एक क्लाइंट है बेड से गिर चुका है और जब वहाँ से वापस आती है सब कुछ करने के बाद क्लाइंट के बेड पे रखने
वापस जाने के बाद, उसकी इंजरी असेस करने के बाद, और फिजिशियन को भी उसने नोटिफाई कर दिया, वापस आके वो इंसिडेंट रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? गिव द इंसिडेंट रिपोर्ट टू द नर्स मैनेजर, प्लेस द इंसिडेंट रिपोर्ट ऑन द चार्ट, कॉल द फैमिली टू इन्फॉर्म देम, ऑमिट मेंशनिंग द फॉल इन द चार्ट डॉक्यूमेंट्स। सो उसको क्या है, गिव द इंसिडेंट रिपोर्ट टू द नर्स मैनेजर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो कम्युनिकेबल होती है विद द नर्स मैनेजर। दूसरा, कभी भी उसको रिपोर्ट चार्ट में नहीं रखते, ठीक है। दूसरा, फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं करते, और ऑमिट अभी नहीं करते, ठीक है, अभी नहीं करते, वो हमें खुद ही फिजिशियन बता देंगे। और ऑमिट मीनिंग फेल नहीं, उसको प्रॉपरली मेंशन करना है जो भी इंसिडेंट हुआ है, और इस इंसिडेंट रिपोर्ट को तुम्हें नर्स मैनेजर को देना है। Next, the nurse makes a home visit to the primary parous client and her neonate at 1 week after the vaginal delivery. Which of the following findings should the report to the physician? So देखो, एक नर्स है, होम विजिट कर रही है प्राइमरी पैरस क्लाइंट के, उसका न्यूनेट है 1 वीक का, और उसकी वजानल डिलीवरी हुई है। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो उसे फिजिशियन को बतानी पड़ेगी? स्कैंट अमाउंट ऑफ मटेरियल लोकिया सिरोसिस, द प्रेजेंस ऑफ न्यूनेट टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, अ नॉन पाल्पेबल मेटर्नल फंडस, न्यूनेटल सेंट्रल साइनोसिस। सो इसमें से कौन सी चीज़ है? दैट इज़ न्यूनेटल सेंट्रल साइनोसिस जो है उस पेशेंट को, उस नर्स को उसको बतानी पड़ेगी फिजिशियन को, क्योंकि देखो ऑल्दो जो है एक्रोसाइनोसिस प्रेजेंट हो सकता है 24-28 आवर्स के आफ्टर बर्थ के, बट सेंट्रल साइनोसिस जो है ट्रंक पे वो इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है, ठीक है, वो क्या है, डिक्रीज्ड है न्यूनेट का। याद रखना, सेंट्रल साइनोसिस क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है न्यूनेट का, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर उसे कोई अदर डिसीज़ है जैसे कि कार्डियक एनोमली। सो ये फिजिशियन को उसको बतानी पड़ेगी आफ्टर द होम विजिट। दूसरा, जो नर्स है लोकिया सिरोसा, ये तो देखने को मिलता है, नॉर्मल फाइंडिंग है, 1 वीक ही हुआ है, अभी न्यूनेट का बता रहा है, तो इट मीन्स उसको 1 वीक ही हुआ है डिलीवरी किए हुए। दूसरा, नॉन पाल्पेबल फंडस है, वो भी बिल्कुल ठीक फाइंडिंग है। दूसरा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्सेस ऑल्सो है नॉर्मल फाइंडिंग। सो हमें क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिशियन को? न्यूनेटल सेंट्रल साइनोसिस, जिसका हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीजन लेवल जो है न्यूनेट में वो कम है, डिक्रीज्ड है, और उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या फिर कोई उसको कार्डियक एनोमली हो सकती है। सो ये हमें फिजिशियन को बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। Next, the nurse is obtaining a health history for a client with the osteoporosis. The nurse should specifically ask the client about which of the following all select that apply. So एक नर्स है, असेस कर रही है हेल्थ हिस्ट्री क्लाइंट की जिसको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो कौन कौन सी फाइंडिंग जो है वो नर्स को देखने को मिलेगी? अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम डेली, जो नर्स शुड स्पेसिफिकली आस्क, मिलेंगी नहीं, जो वो क्लाइंट से पूछेगी। यूज़ ऑफ एंटासिड, डाइटरी इंटेक ऑफ फाइबर, यूज़ ऑफ विटामिन के सप्लीमेंट, इंटेक ऑफ फ्रूट जूसेस। सो देखो, ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट में हम क्या क्या पूछते हैं कि तुम कहीं अल्कोहल कंजम्पशन डेली तो नहीं यूज़ करते। क्यों अल्कोहल कंजम्पशन? क्योंकि जब अल्कोहल कोई पेशेंट लेता है तो उसको यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, यूज़ ऑफ एंटासिड्स, जो एंटासिड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेनिंग, उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। जब भी आप एंटासिड देखते हैं तो उसमें देखना लिखा होता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, जो कि लॉस ऑफ कैल्शियम अक्कर करते हैं। सो हम उसको यूज़ ऑफ एंटासिड के बारे में भी पूछेंगे। अल्कोहल का पता चल गया, एंटासिड का पता चल गया। डाइटरी इंटेक ऑफ फाइबर्स के बारे में भी हम उसको पूछेंगे, क्योंकि अगर क्लाइंट हाई फाइबर डाइट ले रहा है तो क्या होता है कि वो डाइटरी कैल्शियम से बाइंड अप हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है प्रॉपरली बॉडी को नहीं लगता, ठीक है। अगर कोई पेशेंट फाइबर ज़्यादा लेता है, उससे क्या होता है, जो कैल्शियम है बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम बॉडी को, बोन्स को नहीं मिलता अच्छे से। यूज़ ऑफ विटामिन के के बारे में भी हम पूछेंगे, क्योंकि जो पेशेंट है हिप फ्रैक्चर्स, उनके पास लो विटामिन होते हैं। सो क्या होता है कि जब वो विटामिन के लेते हैं तो वो क्या करता है, डिडक्शन करता है प्रोटीन, बोन प्रोटीन के फॉर्मेशन में, क्या करता है, डिडक्शन करता है बोन प्रोटीन के फॉर्मेशन में। तो उससे हम ये भी पूछ लेंगे कि विटामिन के सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहा वो। सो 1, 2, 3, 4 मैंने हर एक रीजनिंग के साथ बताया क्यों पूछना है हमने क्लाइंट से ये सब। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। देखो, ऐसा ही अगर आप क्वेश्चंस को रीजनिंग के साथ देखोगे ना उन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर बच्चों को पता तो है अल्कोहल कंज्यूम के बारे में पूछेंगे, हम उनसे पूछेंगे, बट ये नहीं पता क्यों पूछेंगे, एंटासिड्स के बारे में क्यों पूछेंगे। 100%
90 से 80 से 90% बच्चों को ये नहीं होगा कि एंटासिड, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है जो कि क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं कैल्शियम की, ठीक है। डाइटरी फाइबर से क्यों हम पूछेंगे उनका। सो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, आपको रीज़न पता होना चाहिए। ये तो पता है ये पूछना है, बट रीज़न क्या है। नर्स टेल्स अ रेप विक्टिम दैट even if she was protected against pregnancy by the contraceptive and has no intention of taking any legal action against her assault, she should still be checked by the physician for early direction of which of the following। तो एक नर्स रेप विक्टिम से बोलती है कि इवन दाओ कि उसने प्रेगनेंसी के लिए जो है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया था, प्रेग्नेंट नहीं हुई, प्रोटेक्टेड है वो, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो लीगल एक्शन ले, तब भी फिजिशियन उसको चेक करेगा किस अर्ली डिटेक्शन के लिए, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एंग्जाइटी रिएक्शन, पेरीयूथरल ट्रियल, मेंस्ट्रुएशनल डिफ़िकल्टीज। सो देखो ये क्यों फिजिशियन चेक करता है कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए, क्योंकि देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ किसी को भी आगे ट्रांसमिट हो सकती है, और अगर वो लीगल एक्शन नहीं ले रही है सो फिजिशियन अर्ली डिटेक्शन के लिए उसे ये चेक करेगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, तो इनको आप थोड़ा दिमाग से ठीक किया करो। नेक्स्ट है 10-year-old child is diagnosed with pediculasis. The mother is considered about the spread of a lysis to the children who has been contact with her child. The nurse should instruct the mother to have her child avoid. तो 10 साल का बच्चा है, उसको पेडिकुलोसिस लाइसिस हो गई है हेड पे। सो जो मदर है कंसर्न है कि जो बच्चे उसके साथ कॉन्टैक्ट में आए थे उनको भी हो जाएगी, तो नर्स उसको क्या अवॉइड करने के लिए बोलेगी, शेयरिंग क्राफ्ट सप्लाइज, हैविंग कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग अ स्विमिंग क्लासेस, शेयरिंग बेदिंग हेलमेट, शॉवरिंग आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिसेस। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि जो नर्स है वो मदर को किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन देगी अवॉइड करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, जिन बच्चों ने ठीक किया है दैट इज़ राइट। और अगर आपको बाय करना है BFHS का मटेरियल ओनली इन 249, ऐसे ही MCQs के PDF, गोल्डन की पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BFHS विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनमें आपको आंसर की भी मिलेगी, और आपको एक और चीज़ मिलेगी। बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और पिन भी कर दूंगी अपना लिंक, जो कि है आप वहाँ से आके सीधा बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क। बाय।